नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के 23 दिसंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस सेशन में बात करें फ्रेंड्स आज के डिस्कशन की। तो आज हम सभी लोग द हिंदू से जुड़े कुछ प्रमुख आर्टिकल और साथ ही साथ द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और कुछ प्रमुख उसकी न्यूज़ पे हम सभी डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि बात करें आज के सबसे पहले द हिंदू से जुड़े आर्टिकल्स की, तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में वे आर्टिकल जो कि आज के द हिंदू के इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से बिल्कुल रिलेट हैं और जो कि पिछले दिनों भी द हिंदू में आए थे, उन सभी आर्टिकल्स पे पैनी नजर डालते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स बात करें यदि आर्टिकल की, तो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे कि, और बात करें यदि आज के द हिंदू बेस्ड आर्टिकल की, तो आर्टिकल में सबसे पहला जो आर्टिकल होगा वो हमारा होगा टेस्ट मैंडेटरी। ये छोटा सा आर्टिकल है। इसके बाद इंडियन वर्स्टर्ड एक यूनिक जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, ये हम समझेंगे और साथ ही साथ अपने एक बेहतरीन इतिहास को समझेंगे। और पेंडेमिक रिजाइलेंस एक एडिटोरियल पेज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसकी थोड़ा सा बेसिक हाईलाइट को हम जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज की कुछ प्रमुख न्यूज़ को, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, साथ ही साथ जो नेपाल में डिजॉल्व की गई वहाँ की पार्लियामेंट, उस पर एक आर्टिकल आया है और पिछले दिनों भी ये न्यूज़ आई थी और आज भी ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में देखने को मिलेगी। इसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ मायम इन नाइजीरिया, देखिए बोको हराम पे कल भी आर्टिकल आए थे, अरे नेक्स्ट प्रीवियस डे भी आए थे और आज भी आए हैं। तो हम लोग समझेंगे बोको हराम क्या है, इससे जुड़े बेसिक एस्पेक्ट क्या है। साथ ही साथ लियोपार्ड का नंबर को लेके जो एक सर्वे जारी हुआ है, इसको हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा इसको हमें जानकारी रखना जरूरी है। साथ ही साथ 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या है, स्कूलों में हम लोग जानेंगे। इस पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। इसके बाद लीजन ऑफ मेरिट, ये एक अवार्ड है और किसको दिया गया है, इसको जानने के लिए आपको इस पूरे सेशन को अटेंड करना पड़ेगा। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए आज के इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े कुछ प्रमुख एडिटोरियल आर्टिकल को। तो जैसा कि फ्रेंड आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को एक साथ रीड करेंगे और जरूरी नहीं कि हम पूरे आर्टिकल को रीड करें, पूरे आर्टिकल को पढ़ें तभी हमारा सेशन कंप्लीट होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमको अपने यूपीएससी सिलेबस के रिलेवेंट जितने भी आर्टिकल हैं उनको रीड करना है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में हो चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर में हो। तो हमने पिछले सेशन में, इसके पहले जो सेशन हुआ उसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड किया कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू पढ़ें कि द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। दोनों में से अगर किसी को भी हमने बताया कि अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि दोनों में आर्टिकल आगे पीछे आते रहते हैं, सेम आर्टिकल, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारे हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा। और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी न किसी न्यूज़पेपर को जरूर फॉलो कीजिए। तो ये आज का आपका द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसमें आप पहले ही यूके टेस्ट पॉजिटिव पे आर्टिकल आया हुआ है और इसमें भी हम लोग देखेंगे अगर इंडियन एक्सप्रेस में, तो यहाँ पे भी यूके पे जो कोविड-19 का पॉजिटिव केस जो नया स्ट्रेन जारी हुआ है, इस पे आर्टिकल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें हमारा इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल होंगे, तो सबसे पहले आप सभी को फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करें यदि आज के दिन की, तो आज आप सभी को याद होना चाहिए कि आज कौन सा दिवस है, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से जुड़े कुछ प्रमुख आर्टिकल्स की। तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज है। एडिटोरियल पेज में आपका सबसे पहला जो आर्टिकल है वो दिख रहा होगा साइंस इज के। साइंस इज के में देखिए कोविड-19 के कारण जो समस्याएं हमें देखने को मिली और इसका समय रहता है जो समस्याएं, मतलब इन समस्याओं में जो दिक्कत, जैसे कोविड-19 फैला, इसके बाद क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिली, इन सब बातों को लेकर जो फिर नया स्ट्रेन आया, इन सब बातों को लेकर इसमें चर्चा है। इसके बाद हिस्ट्रेडर वाइस, ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें कंज्यूमर इज किंग, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर हम लोग थोड़ा सा इसके बेसिक हाईलाइट को समझेंगे। इसके बाद सिटीजन अमेरिका, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं हो जाता है। अब बात करें इसके आइडिया पेज की, तो आइडिया पेज में आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है द न्यू लीग ऑफ नेशंस। द न्यू लीग ऑफ नेशन की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो कोविड-19 का सिस्टम, जो मल्टीलेटरलिज्म की बात करें तो मल्टीलेटरलिज्म के साथ ही साथ कोविड-19 में जिस प्रकार अनेक प्रकार के देश एक दूसरे के साथ मिलके इसके खिलाफ लड़ाई लड़े और भी अनेक बातें जो थी, इन सब को लेकर इसमें चर्चा हमें देखने को मिल रही है इस पूरे आर्टिकल में। अब बात करें फ्रेंड्स आज के द हिंदू बेस्ड आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे। पहले अगर आर्टिकल में हम देखें तो लिखा हुआ है कि 20 प्लेयर्स फ्रॉम यूके टेस्ट पॉजिटिव। तो यूके से जितने भी फ्लाइट्स आ रहे हैं उनकी पूरी बाकायदा निगरानी हो रही है और उनकी पूरी परख हो रही है। तो इसी के अंतर्गत जो है लगभग जो भी इसके पहले स्टेटमेंट दिए जा रहे थे कि जो नया स्ट्रेन है वो लगभग 70% क्या है बहुत तेज़ ट्रांसमिटेड हो रहा है। तो इस पे बातें करते हुए फिर भी हर देश अलर्ट हैं और भारत की बात करें तो लगभग 20 पैसेंजर वहाँ से लगभग आए हैं
और 20 जो पैसेंजर हैं लगभग इनको दिखाया जा रहा है कि टेस्ट इनका पॉजिटिव था। तो इसलिए कहीं न कहीं इस तैयारी को भांपा जा सकता है। और फिर भी अनेक प्रकार के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा ये बयान देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा ये मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है इस वायरस की वजह से, लेकिन फिर भी जो भी है इन पर पूरी निगरानी चल रही है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन जिसमें लिखा है फायर फ्लाइज टू शाइन लाइट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप सभी लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा, लेकिन एक वर्ड अगर अभी हम बताएं तो आप समझ जाएंगे। जैसे आप गांव में जो दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, सोन चिरैया वर्ड उसमें बोलती थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने लोगों ने इस वर्ड को सुना है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताने का प्रयास करेंगे कितने लोगों ने सोन चिरैया वर्ड सुना हुआ है। तो उसी को हम लोग इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए गए। अगर बात करें इसकी, तो सोन चिरैया जो है इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, तो थोड़ा सा इसके विषय में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए कि लगभग भारत में जो इसकी पूरी आबादी है बहुत ज़्यादा संकट में है। और इसी संकट में लगभग इसकी जो पूरी टोटल पूरे देश में अगर बात करें तो लगभग 150 बर्ड और शेष रह गई हैं इसकी। तो इसी के लिए जो द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जो चेंज है, इस मिनिस्ट्री ने बेसिकली बहुत ही बढ़िया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसने बहुत ही बढ़िया यूनिक इनिशिएटिव अपनाया हुआ है, एक बेहतरीन पहल की हुई है। और इसके अंतर्गत क्या है कि फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर है। ये वर्ड जो है आप लोग याद रखेंगे कि फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर क्या है। तो फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर क्या है, ये ऐसा एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसके अंदर बर्ड को डाइवर्ट किया जा रहा है। वर्ड से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या है। तो इसके अंतर्गत क्या होता था कि इसके पहले जो ये जो पक्षी देखिए, जो बड़े पक्षी होते हैं उड़ते समय क्या होते हैं कि बहुत जल्दी से किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ सकते, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। और जो हल्के पक्षी होते हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इन्हीं को सिक्योर करने के लिए जो बड़े बड़े पोल्स थे, या जो आप ये खंभे देख रहे होंगे, और इस खंभे की बात करें तो इस पे जो बर्ड ये उड़ते थे तो फिर यहाँ पे आके क्या होता है, टकरा देते थे, जिसकी इनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 15% इंक्रीज हो चुकी। कितनी हो गई थी? 15% बढ़ गई थी। और उनकी आबादी भी बहुत कम बची, इसलिए कि इनको सिक्योर करने के लिए एक नया इनिशिएटिव किया गया। और इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या किया गया, आपको थोड़ा सा बस यही जानना है। और उस इनिशिएटिव पूरे प्रोसेस कहा गया फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। क्या कहा गया? फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। और बात करें नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर क्या किया जा रहा था कि जो पोल्स है उनमें क्या किया, मतलब कि फायर फ्लाइज लगा दिया जाता था। और वो जैसे इस प्रकार से आप एलईडी की तरफ समझ लीजिए, ये जो चीज़ें लगी हुई है इस पर आप उसको ध्यान से देखिए। और ये दूर से क्या दिखता था, जैसे कि शाइनिंग ऑन पावर लाइन्स, तो ये चमकते हुए दिखता था, आग की तरह दिखता, जिससे बर्ड जो है वहाँ से रास्ते को अपना बदल देते थे, जिससे उनके मोर्टेलिटी रेट में कंट्रोल किया जा सकता है। ये अपने आप में यूनिक पहल है। तो यही पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। और इंडियन बस्टर्ड की जो नंबर्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये हमारे एडिटोरियल पेज का ही प्रमुख आर्टिकल है, जिसके अंदर लिखा है कि पेंडेमिक रेजिलेंस। पेंडेमिक रेजिलेंस क्या होता है उसको आपको मालूम चलना है। देखिए इस पूरे आर्टिकल में, और द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के एक प्रमुख आर्टिकल आया कोविड-19 कारण न्यू मल्टीलेटरिज्म पे, उसको और इसको कंपेरिजन करके पढ़ें तो जो कोविड-19 कारण जो पूरे देश की या पूरे वर्ल्ड की जो भी पोल खुली, इन्हीं सब बातों पर चर्चाएँ हैं। जैसे अगर वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर पे माने या फिर नेशनल लेवल पे माने कि जब कोविड-19 आया तो जो बेड की समस्या, जो डॉक्टर की समस्या, जो हेल्थ सिस्टम की समस्या, इन सभी समस्याओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो इन्हीं सब को लेते हुए एक बात कहा गया कि एक पब्लिक हेल्थ एक्ट होना चाहिए, एक बिल विधेयक, मतलब की बातें की जा रही, इस पर चर्चा की जा रही है कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जो भी एक्सट्रीम स्ट्रेस था, जो भी कोविड-19 कारण जो समस्याएं देखने को मिली, इनसे बहुत कुछ नई बातें सिखाई। तो इसीलिए देखिए, अगर इंडिया के सर्वे की बात करें तो एक डाटा में ये कहा गया कि लगभग यहाँ पे 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड हैं फॉर 1000 पीपुल। 1000 लोग, लगभग 0.55 ही मतलब एक भी होटल नहीं है, तो अरे एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी कंसर्नेबल बातें हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ जो भी आर्टिकल हैं पिछले दिनों भी आए थे और हमने डिस्कस भी किया। तो जो भी इंडिया का हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ मिनिस्ट्री है या हेल्थ सिस्टम है, उस पर प्रॉपर रेगुलेशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, रेगुलेशन के साथ साथ उसमें समय समय पर रिफॉर्म होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस पूरे आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगी। साथ बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो नेक्स्ट आर्टिकल में अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है
तो इसमें लिखा हुआ है प्लेइंग अ गेम ब्रिंकमैनशिप इन नेपाल। तो नेपाल की गवर्नमेंट के बारे में चर्चा, जिस पे कल भी आर्टिकल आए थे और आज भी द हिंदू में तो दिखा है, दिख ही रहा है आर्टिकल। साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस में भी इस पे आर्टिकल देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि ऑन नेपाल प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली रिकमेंडेशन। देखिए, अगर इस पूरे आर्टिकल की बात करें एक ओवरव्यू, तो आपको इतना सिर्फ समझना है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, नेपाल की जो के पी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है, उसने पूरी तरह अपने आप को कैबिनेट के साथ डिसॉल्व कर लिया। क्या कर लिया है? डिसॉल्व कर लिया है। अब डिसॉल्व कर लिया है तो इसी संदर्भ में बातें लगातार आर्टिकल में आती रहेगी, और कल भी आई थी। हमने पूरे बेसिक एस्पेक्ट को डिस्कस किया था। आज जो आई हैं तो उसमें दिख रहा है कुछ नई बातें हम लोग जानेंगे, जिसमें मिथ ऑफ स्टेबिलिटी है। तो जो स्टेबिलिटी की जो मिथ थी वो भी ख़त्म हो गई इसी सरकार गिरने के साथ साथ, क्योंकि इसके पहले नेपाल में जो भी गवर्नमेंट थी 1990 के दशक की बात करें, लगभग 1990 की बात करें, 1990 की, तो 1990 से लेकर अब तक नेपाल की गवर्नमेंट में कोई भी सरकार अभी तक 5 साल के अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकी है। वो 5 साल तक स्टेबल नहीं रही। लेकिन जब के पी शर्मा ओली आए तो उन्होंने यही बात कही कि हम अपनी सरकार को स्टेबल बनाएंगे और 5 साल तक चलाएंगे। लेकिन वो भी देखिए मिथ ही रह गया। इसके बाद इनकी सरकार गिरने के कुछ प्रमुख कारण थे, जिसमें इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट थे। इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट मतलब इनकी पार्टी के जो अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इनके खुद के बड़े बड़े नेता जो इनके अपोजिट थे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्नेबल विषय था। साथ ही साथ गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम थी वो भी अपने आप में देखने को मिलती थी, क्योंकि वहाँ पर जब भी डेवलपमेंट की बातें होती थी तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है लगातार इंडिया के मुद्दों पर चर्चा करती थी। इंडिया काला पानी मुद्दों को लेकर ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती थी कि बात किसी का इस पर ना जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं गवर्नेंस में भी वहाँ की प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है। तो इन्हीं सब आर्टिकल्स का डिस्कशन इस पूरे आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमने कल भी डिस्कशन किया था और आज भी कुछ बातों का हमने प्रमुख डिस्कशन किया। तो अगर आप इसको पूरा रीड करते हैं तो आप देखेंगे खुद इसमें बेसिकली पूरा लिखा हुआ है कि फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट विथ नियरली 2/3 मेजोरिटी, कि ये जो उनकी सरकार थी बनी थी वो 2/3 मेजोरिटी के साथ बनी थी। और 1990 के बट नो गवर्नमेंट सिंस 1990 हैज़ कम्प्लीटेड इट फुल टेन्योर ऑफ 5 ईयर। तो 1990 के बाद से लेकर अब तक कोई भी गवर्नमेंट अपने 5 साल के टेन्योर को पूरा नहीं कर सकी है। बात करें अगर नेपाल की, तो वही ओली की गवर्नमेंट के साथ वही स्टेबिलिटी उनके साथ भी देखने को मिली है। बात करें फ्रेंड्स आज की जुड़े कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो वही न्यूज़ कुछ इस प्रकार से होंगी। तो पहली न्यूज़ की बात करें तो इस पहली न्यूज़ में मोदी अवार्डेड लीजन ऑफ मेरिट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो कि यूएस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये अवार्ड मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दिया गया, और इस अवार्ड का नाम है लीजन ऑफ मेरिट। इस लीजन ऑफ मेरिट के बारे में बात करें तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है या पहले व्यक्ति नहीं है जो भारत के हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। इससे पहले भी कुछ लोगों को भारत में दिया जा चुका है ये अवार्ड, और विश्व में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन को आप जान लीजिए। लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवार्डेड लीजन ऑफ मेरिट by US President Donald Trump on Monday to his role in advancing the India-US relationship। तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप के लिए जो इन्होंने वर्क किया और दोनों देश के साथ जो संबंध इन्होंने निखारे, इसी के लिए ये अवार्ड बेसिकली दिए जाते हैं और दिए भी गए हैं। इसके बाद साथ ही साथ द अवार्डेड वाज आल्सो प्रेजेंटेड फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो ये दो लोगों को और दिया गया, और ये दोनों लोग कौन है? जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, इनको भी साथ ही साथ ये अवार्ड दिया गया। और बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ये अवार्ड इसके पहले दिया गया था, आपको याद होना चाहिए कि अदर इंडियंस हु हैव वन द अवार्ड इंक्लूडेड फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी। के एम करियप्पा जी को भी इसके पहले लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया था। हु रिसीव द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर जो कि थे 1949 में, देन यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन। तो ये आपको याद होना चाहिए किसने दिया था? हैरी एस ट्रूमैन के समय दिया गया था। किसको? के एम करियप्पा को। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया बाई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि हेल्थ डाटा शो इंडिया डज नॉट नीड टू चाइल्ड पॉलिसी। तो इसके पहले जो इंडिया की 2 चाइल्ड पॉलिसी पे लगातार बातें हो रही थी, इस पे जो पीसीआई है, पीसीआई ने ये कहा है कि इसकी कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि आवश्यकता नहीं है कि इंडिया को 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी उस रिफॉर्मेबल फॉर्म में चल रहा है। देखिए, तो प्लेइंग इट सेफ है, इस पर बातें इस पूरे आर्टिकल में कही गई। तो जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है NFHS का, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 वाला हुआ था, इसके अंतर्गत कहा गया कि इंडिया को डस नॉट नीड है, मतलब कि
टू चाइल्ड पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए अगर बात करें कंट्रासेप्टिव की, तो कंट्रासेप्टिव का यूजिंग और बाकी जो हमारे रूरल एरिया हैं या अर्बन एरिया, दोनों यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये बातें पूरी इस आर्टिकल में लिखी हुई है। अगर बात करें थोड़े से डाटा की, तो डाटा आप देख पा रहे होंगे कि जो कंट्रासेप्टिव का जो यूजेज है आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक है 70.8%, और कर्नाटका में इसके बाद 68.2%, तेलंगाना में 66.7 है, महाराष्ट्र में 63.8 है, गुजरात में 53.6 है, केरला में 52.8 है, और बिहार में 44.4 है। तो ये सारे डाटा थोड़ा सा आपको रिमाइंडर में रखने चाहिए। बात करें फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे माहियम इन नाइजीरिया में जो अभी पिछले दिनों जो 340 बच्चों को मतलब कि अबडक्ट किया गया था, अपहरण किया गया था, उसके बाद छोड़ा गया। तो इसकी पूरी जो जिम्मेदारी थी बोको हराम ने लिया था, उसी में फिर आर्टिकल आपका देखने को मिल रहा है। तो इसमें पूरा जो इन्फॉर्मेशन पिछले दिनों हमने आपको प्रोवाइड किया था वो आप पिछले हमारे सेशन को ठीक आज के पिछले वाले दिन का सेशन देख सकते हैं, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई थी बोको हराम संबंधित। तो लगभग इसमें बात की गई कि बोको हराम क्या है, बोको हराम ने क्या क्या उसकी पहले एक्टिविटी की थी, इन्हीं सब बातों की चर्चा की, कब कब उसने अबडक्शन किया था। जैसे कि 600 लड़कों को 11 दिसंबर को अबडक्ट किया था। अब बात करेंगे बोको हराम की। बोको हराम जो है नाइजीरिया का एक आतंकवादी या उग्रवादी संगठन है, जो कि एक प्रकार से जिहादिस्ट, वो शरीयत कानून या फिर एक प्रकार से बोले कि जैसे कि मोहम्मद की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है, और ऐसी कुछ मतलब की बातें आर्टिकल कल के आर्टिकल में लिखी गई थी, जिसके अंतर्गत स्त्रियों को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, और भी कई बातें हमें देखने को मिली थी कि वो बाहर न निकलें, वो वोट न, वो पूरे कपड़े उनको, मतलब कि बहुत सारी प्रतिबंध उनके द्वारा देखने को मिलते थे। तो इसी के लिए इस पे पूरा आर्टिकल आया हुआ है, और आज उसकी डाटा को आप भी लोग इस पूरे आर्टिकल में रीड करते हैं, क्योंकि वो पूरे अफ्रीका को जो है इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता है। और इसका जो बेसिक एस्पेक्ट है हम ऑलरेडी पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। बात करें फ्रेंड्स आज के इंडियन एक्सप्रेस की,